दक्ष 46। हाँ जरूर, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। रात का वक्त दक्षिता और तपिश दोनों घर लौटे थे। अभी अभी घर लौटे थे कि नंदिनी भागते हुए आकर दक्षिता के गले लग जाती है और कहती है, अंडस्को, क्या आज मैं मेरे मम्मी पापा के साथ सो सकती हूँ? मुझे मेरे मम्मी के पास सोना है, मुझे कुछ नहीं पता। ये सुनकर दक्षिता कहती है, अंडस्को, हाँ जरूर, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बोलते हुए दक्षिता उसे लेकर चली जाती है और फिर कहती है, अंडस्को, आपने तो नहाया नहीं, आप गंदी हो चुकी हो। ये सुनकर नंदिनी मुस्कुराते हुए कहती है, अंडस्को, मम्मी, आप भी तो गंदी हो चुकी हो ना। चलो, मैं आपको नहला देती हूँ। ये सुनकर दक्षिता कहती है, अंडस्को, ठीक है। ये बोलते हुए वह बाथटब में बैठ जाती है और कहती है, अंडस्को, चलो नहला दो। इसके बाद नंदिनी उसे नहलाने लगती है, जैसे कि वह दक्षिता की मम्मी है। इससे दक्षिता को काफी अच्छा लग रहा था। पहली बार उसे इतना प्यार मिल रहा था, वरना कभी उसे प्यार नहीं मिला। वह प्यार के लिए कितना ज्यादा करती है, उसे अच्छे से पता था। कोई भी प्यार करने वाला नहीं था। उसने इतने भरे दिन देखे हैं कि उसे खुशी के बारे में पता ही नहीं था। पर अब उसे काफी खुशी मिल रही थी जब से नंदिनी उसकी जिंदगी में आई थी। वह तपिश को खोना नहीं चाहती थी और उसने फैसला किया था कि वह ऐसा नहीं करेगी। सोचते हुए दक्षिता ने नंदिनी को अपनी गोद में उठा लिया और प्यार से कहती है, अंडस्को, तुम सच में कितनी प्यारी हो, कितनी खूबसूरत हो। नंदिनी मुस्कुराते हुए कहती है, अंडस्को, आप ज्यादा हो। ये बोलकर नंदिनी उसके गाल को चूम लेती है। दक्षिता कुछ सोचते हुए कहती है, अंडस्को, अच्छे लोगों के साथ ही बुरा होता है। क्या आपको अपने असली मम्मी के बारे में पता है? ये सुनकर नंदिनी गहरी सांस लेकर कहती है, अंडस्को, वह तो भगवान के पास है। ये सुनकर दक्षिता हैरानी से कहती है, अंडस्को, और आपके असली पापा? नंदिनी थोड़ी डर जाती है और कहती है, अंडस्को, पापा ने उसके बारे में बात करने को मना किया है। तभी दरवाजा खुल जाता है और गुस्से से एक आदमी अंदर आता है। वह कहता है, अंडस्को, ये कैसे सवाल पूछ रहे हो तुम मेरी बेटी से? ये बोलकर वह नंदिनी को अपनी गोद में उठा लेता है और उसे लेकर बाहर चला जाता है। थोड़ी देर बाद वह अंदर आता है, दरवाजा बंद करके दक्षिता के पास जाता है, उसके बालों को पकड़ लेता है और उसके जबड़े को भी। वह कहता है, अंडस्को, अगर तुमने ऐसा कुछ फिर से कहने की कोशिश की तो तुम सोच भी नहीं सकती कि तुम्हारे साथ क्या क्या हो सकता है। बोलते हुए वह गुस्से के साथ उसके बालों को छोड़ता है और उसके होठों को छूने लगता है। काफी देर तक उसके होठों को छूने के बाद वह वहां से चला जाता है। इधर दक्षिता पूरी तरह से हैरान हो गई थी। उसे समझ ही नहीं आता था कि उसने ऐसा क्यों किया। उसने भला क्या बिगाड़ा था इसका? उसने तो बस सवाल ही पूछा था, तो इसमें इतना गुस्सा करने वाली क्या बात है? सोचते हुए वह हैरानी के साथ अपने आंसुओं को साफ करती है और कहती है, अंडस्को, इसका बदला मैं लूंगी, और मैं इसका जवाब पत्थर से नहीं, ईंट से ही लूंगी। ये बोलकर वह भागते हुए जाती है और पीछे से उसे गले लगाकर सामने मूर्ति के पास ले जाती है। फिर वह खुद के सिर को नीचे करके उसके होठों को छूने लगती है। वह सिर्फ होठों को चूम नहीं रही थी, बल्कि उसकी होठों को दांतों से चबा रही थी। उसकी यह हरकत देखकर तपिश उसे अपनी गहरी आंखों से देखने लगता है और उसकी कमर को पकड़कर उसे अपने पास खींच लेता है। वह सच में काफी ज्यादा खूबसूरत थी, उसकी खूबसूरती बयां करने वाली नहीं थी। सोचते हुए वह उसे अपनी गोद में उठाकर बिस्तर पर ले जाता है। फिर उसके पूरे बदन को चूमते हुए उसके बालों को सहलाने लगता है। इधर दक्षिता इसे देखने लगती है। उसके लिए यह पहली बार था, हालांकि उसे लगता था कि वे दोनों पहले ये कर चुके थे, इसलिए उसे ज्यादा घबराना नहीं चाहिए। पर न जाने क्यों आज वह घबरा रही थी। वह घबराते हुए आंखें बंद कर लेती है। तपिश उसके पैरों को छूते हुए उसके होठों के करीब आता है और कहता है, अंडस्को, तुम तैयार हो? क्या तुम चाहती हो कि मैं ये करूं? ये सुनकर दक्षिता कुछ नहीं कहती, बस अपनी आंखें बंद करके रखती है।
इसे देखकर तपिश कहता है, अंडरस्को, तो फिर तुम्हारी चुप्पी को मैंने हाँ समझ लिया है। ये बोलकर वह अपना बेल्ट उतारकर साइड में फेंकता है और उसके दोनों हाथों को पकड़कर ऊपर कर देता है। फिर उसे सीने को चूमते हुए उसके होठों को चूमने लगता है। इसके ऐसा करने से दक्षिता के मुंह से हल्की चीख निकल जाती है। तपिश मुस्कुराते हुए बस उसे देखता है। उसे खुद भी समझ नहीं आ रहा था कि वह ऐसा क्यों कर रहा है, पर उसे बार बार याद आ रहा था कि उसके जीजा आयुष ने उसे क्या कहा था। ये सोचकर वह खुद से कहता है, अंडरस्को, अब मुझे नंदिनी को भूल कर आगे बढ़ना है। वैसे भी वह शायद मेरी किस्मत में थी ही नहीं। अगर मेरी किस्मत में होती तो मुझे मिल जाती। शायद मेरी किस्मत में दक्षिता है, इसलिए वो मुझे मिली है। मुझे उसे खोना नहीं है, पर वह काफ़ी छोटी है। मैं अभी उसके साथ यह नहीं कर सकता। कम से कम मुझे और 2 साल इंतजार करना चाहिए। सोचते हुए वह दक्षिता को देखने लगता है, पर अब तक वो दोनों ही बेकाबू हो चुके थे। उन दोनों का ही अपने अपने ऊपर बस नहीं था। वो दोनों ही जैसे अब एक दूसरे को पाना चाहते थे। अब तपिश उसकी गुलाबी होठों को देखते हुए कहता है, अंडरस्को, तैयार होना तुम, क्योंकि मैं और खुद पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। बाद में पछताओगी तो नहीं। 47 अब बस खुश रहना है और खुश रहना है। रात का वक्त, तपिश का कमरा। तपिश ने अपनी बाहों में लेटी दक्षिता को देखा जो सो चुकी थी। उसे काफी बुरा लग रहा था उसे ऐसी हालात में छोड़कर। ये लड़की सो चुकी है। वो एक गहरी सांस लेता है और उठकर बाहर चला जाता है। अगले दिन सुबह दक्षिता धीरे धीरे आंखें खोलकर उठती है और खुद को बेड पर महसूस करती है। वो उठकर देखती है कि वह सच में बेड पर ही है। उसे याद आता है कि यह तपिश का घर है। नर्म मखमली बेड पर सोना उसे कितना अच्छा लग रहा है। न जाने कब से वह ऐसे ही सोना चाहती थी, वरना उसे एक तकिया भी नसीब नहीं होता था। कभी कभी तो उसे घर भी नसीब नहीं होता था, कहाँ सोए उसका भी पता नहीं था। उसने सड़क पर भी सोकर दिन गुजारे थे। सोचते हुए वह मुस्कुराती है और कहती है, अंडरस्को, चलो, अब मेरे खुशियों के दिन आ चुके हैं। अब मैं बिल्कुल भी उदास नहीं रहूंगी। अब मैं बहुत ज़्यादा खुश रहूंगी, क्योंकि ये मेरे खुशियों के दिन लौट आए हैं। अब उदास रहने का कोई फ़ायदा नहीं है। अब बस खुश रहना है और खुश रहना है। ये बोलते हुए वह मुस्कुराती है। फिर उठकर देखती है कि नाश्ता रखा था। नाश्ते में काफ़ी सारे पेस्ट्री, मफ़िन, हॉट चॉकलेट, सैंडविच, बहुत सारे फल और ड्राई फ्रूट्स थे। वह बहुत जल्दी जल्दी वॉशरूम चली जाती है, मुंह धोकर खाना खाने के लिए आ जाती है और जल्दी जल्दी सारा नाश्ता करके बाहर आ जाती है। बाहर आकर उसने देखा कि पूरा परिवार इकट्ठा था, सिवाय तपिश के। तपिश कहीं पर नहीं दिख रहा था, पर उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे तो अपने खाने पीने से मतलब था। वो उनके पास जाकर सबको गुड मॉर्निंग कहती है और खाने पर टूट पड़ती है। उसे ऐसा खाते देखकर सबके मुंह में पानी आ जाता है। नंदिनी मुस्कुराते हुए कहती है, अंडरस्को, आप सभी खाना खा लीजिए। मम्मी को भी खाने दीजिए। मम्मी को अच्छा लगता है ऐसा खाना। ये बोलकर वह खुद भी वैसे ही खाना खाने की कोशिश करती है। पूरा परिवार इसे इग्नोर कर देता है, हालांकि उन्हें काफ़ी अजीब लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि इंसान नहीं, जानवर खाना खा रहा है। जानवर भी फिर भी अच्छे से खाना खा लेता है, लेकिन ये लड़की जैसे खा रही थी, बुरी तरह से। इधर मामले को शांत करते हुए सोफिया कहती है, अंडरस्को, अरे सब, क्या सब खाना खा रहे हो? क्या जाता है, वह छोटी है। काफ़ी छोटी उम्र में उसकी शादी हो चुकी है, ऐसा ही तो होना था। वह तो बच्ची है। आप सब खाना खाओ, वह भी खा रही है। ऐसे ही ले और थोड़ा खा ले। ये बोलकर सोफिया उसे और खाना देती है। वह मुस्कुराते हुए कहती है, अंडरस्को, हाँ हाँ दीदी, और अपना प्लेट आगे कर देती है। सोफिया उसे और खाना देती है। वह उन्हें भी जल्दी जल्दी खाने लगती है। खाते हुए वह कहती है, अंडरस्को, खाना बहुत टेस्टी बना है। मुझे खाना बहुत ज़्यादा पसंद आया है। इतना टेस्टी खाना मैंने कभी भी नहीं खाया है।
मुझे हर रोज इतना टेस्टी खाना चाहिए। ये बोलते हुए वह मुस्कुराने लगती है और उसे मुस्कुराते देखकर अब सब भी मुस्कुराते हैं और खाना खाने लगते हैं। इधर वह फिर से खाना खाकर और मांगने लगती है, तो सोफिया उसे और देती है। वह अकेले ही काफी सारा खाना खाती है, जिसे देखकर आयुष की मम्मी कहती हैं, अंडस्को, ये तो ऐसे खा रही है जैसे इसने कभी खाना खाया ही नहीं। उनकी बातें सुनकर दक्षिता कहती है, अंडस्को, इतना टेस्टी खाना मैंने कभी नहीं खाया। यहाँ आकर ही खा रही हूँ। ये सच में काफी ज्यादा टेस्टी है। ये सुनकर आयुष की मम्मी कहती हैं, अंडस्को, हाँ खा लो खा लो। जिंदगी में कभी नहीं खाया है, अभी खा लो। ये बोलकर वह एक गहरी सांस लेती हैं, हालांकि वह अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लाने की कोशिश कर रही थीं। असल में उन्होंने अपनी दोस्त की बेटी के साथ तपिश की शादी के बारे में सोचा था, पर उन्हें कैसे पता होता कि यह लड़की बीच में आ जाएगी और उनके किए कराए पर पानी फेंक देगी। उन्हें काफी गुस्सा आ रहा था। इस चीज ने उनके हीरो को हट किया है। वो गुस्से से मन में कहती हैं, अंडस्को, इस लड़की को तो मैं यहाँ से भिजवा कर ही छोड़ूंगी। एक तो न जाने कहाँ से किसी भी कारण को उठा लाया है। शादी करके ऐसी लड़कियों को बिल्कुल नहीं रहना चाहिए यहाँ पर। मैं स्वीटी से ही इसकी शादी करवाऊंगी। वैसे भी आज ही फॉरेन से स्वीटी आने वाली है। वो तपिश के साथ कितनी अच्छी लगेगी, और ये लड़की न जाने कहाँ से आ गई है। इस रास्ते से हटाना है कुछ भी करके। सोचते हुए वह मुस्कुराती है और कहती है, अंडस्को, आज स्वीटी आने वाली है। ये सुनकर तपिश की मम्मी पूछती हैं, अंडस्को, स्वीटी कौन? ये सुनकर वो मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कहती है, अंडस्को, अरे भूल गए स्वीटी कौन? स्वीटी तो मेरी फ्रेंड की बेटी है, पिछले साल ही आई थी। ये सुनकर वह कहती है, अंडस्को, मुझे याद नहीं है, पर सच में ऐसे खाना खाने में बहुत मजा आ रहा है। वह दक्षिता को देखते हुए कहती है और दक्षिता उनकी बातें सुनकर हंसते हुए कहती है, अंडस्को, देखा ना मम्मी, मैंने कहा था ना मजा आएगा। कितना मजा आ रहा है ऐसे खाने में। उधर उन दोनों की ऐसी हरकतें देखकर आयुष की मम्मी मन में कहती हैं, अंडस्को, ये दोनों ही जानवर हैं। अब इंसानों की तरह खाना नहीं खा रहे हैं। इसलिए ही कहते हैं, जैसा हांडी वैसा ढक्कन। बिल्कुल मैच कर रहा है। पर इतनी आसानी से मैं इस लड़की को कब्जा नहीं करने दूंगी। मैं स्वीटी से ही शादी करवा कर रहूंगी, तब इसकी चाहे कुछ भी हो जाए। ये बोलते हुए वह अजीब तरीके से मुस्कुराती है और कहती है, अंडस्को, आज क्यों न शॉपिंग पर जाएं? क्योंकि रात में हमें पार्टी पर भी जाना है। आपको तो पता है कि वहाँ कितने ज्यादा रिच पर्सन आने वाले हैं। ये सुनकर तपिश की मम्मी कहती है, अंडस्को, अरे मेरे पति बेटे से ज्यादा रिच पर्सन कोई हो सकता है। ये सुनकर दक्षिता हैरानी से कहती है, अंडस्को, क्या सच में मम्मी? हंसते हुए वह कहती है, अंडस्को, हाँ सच में। तुम्हारा पति दुनिया का सबसे अमीर इंसान है। बोलते हुए वो मुस्कुराती है और उसे मुस्कुराते देखकर दक्षिता खुशी से उछल पड़ती है और जल्दी से कबाब लेकर खाने लगती है। उसे कबाब खाता देखकर आयुष की मम्मी कहती हैं, अंडस्को, अरे आप अपनी बहू को संभालिए। वह कैसे बेढंग तरीके से खाना खा रही है। अगर कोई मेहमान आए तो वह सब क्या सोचेंगे। उसे अच्छे से खाना खाने को कहिए ना। ये सुनकर आयुष कहता है, अंडस्को, अरे मम्मी छोड़ो ना। आप ऐसी बात कर रही हो, वह ऐसे खा रही है, उसे खाने दो ना। वह बच्ची है। ये बोलते हुए वह मुस्कुराता है, जिसे देखकर उसकी मम्मी कहती है, अंडस्को, तुम तो चुप ही करो। ये बोलकर वह अपने दोनों पोतों को अपने गोद में बिठाती है और उन्हें खाना खिलाने लगती है। इधर नंदिनी खाते हुए कहती है, अंडस्को, मम्मी, मैं आपके लिए कपड़े पसंद करूंगी। मैं आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा खूबसूरत कपड़े कस करूंगी और बहुत अच्छे अच्छे ज्वेलरी। ये सुनकर आयुष की माँ दांत पीसकर कहती है, अंडस्को, हाँ हाँ, तुम दोनों को ही मुफ्त की रॉयल लाइफ मिल रहा है ना। दोनों ही ना जाने कहाँ से आकर चिपक गए हमसे। एक का तो माँ बाप मर गए, इसे छोड़ गए और दूसरी जबरदस्ती आ गई। एक का तो अभी तक इंतजाम नहीं किया और दूसरी भी आ गई।
ये सब कुछ मन में कहते हुए गुस्से से उन दोनों को देखती हैं और आयुष के पापा को देखती हैं, जो चुपचाप खा रहे थे। ये सब और कोई ना नोटिस करें, आयुष के पापा ने नोटिस कर लिया था। उन्हें शुरुआत से ही आयुष की मम्मी कुछ खास पसंद नहीं थी, पर फिर भी उन्होंने अपनी बेटी के लिए ये रिश्ता जोड़ा था, वरना वह ये रिश्ता करना ही नहीं चाहते थे। हालांकि आयुष काफ़ी अच्छा है, उसका अच्छा बिजनेस भी है, काफ़ी रिच पसंद भी है। वह बेटी को अच्छे से रखेगा। उसकी माँ बिल्कुल अच्छी नहीं थी, उसके पापा भी काफ़ी अच्छे थे, सभी अच्छे थे, बस उसकी माँ और एक मासी है। ये सब सोचते हुए सिद्धांत अपनी बीवी को देखकर कहते हैं, तपिश कहाँ है? ये सुनकर तपिश की मम्मी कहती हैं, अरे वह तो नहीं है यहाँ पर। वह तो सुबह सुबह निकल गया है ऑफिस के लिए। मैं उठी थी, मैंने जल्दी जल्दी उसके लिए नाश्ता बना कर दिया। वह खाकर चला गया। आज उसे बहुत जरूरी मीटिंग से बाहर जाना था, आने में शायद रात हो जाए या फिर वह आए ही ना। मुझे बात कर गया है वह। ये सुनकर उसके पापा कहते हैं, हाँ, मैंने ही भेजा था उसे। ये सुनकर आयुष की मम्मी कहती हैं, अरे ये तो अच्छा है ना। जितना ज़्यादा वह काम करेगा उतना बिजनेस में प्रॉफिट मिलेगा। ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। ये सुनकर तपिश की मम्मी कहती हैं, अरे नहीं, मैं तो बहुत मन किया है। इतना ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं। जितना ज़रूरत है उतना ही कमाओ। पर नहीं, नहीं तो हमारी बात मानी ही नहीं है। इन्हें तो बस रोबोट की तरह काम करना है। ये बोलते हुए वह मुंह बना लेती हैं। ये देखकर उनके पति कहते हैं, अब बस करो और जल्दी से नाश्ता करो। तुम्हें शॉपिंग पर भी तो जाना है। ये सुनकर वो मुस्कुराते हुए कहती हैं, क्या सच में आप शॉपिंग पर लेकर जाओगे? और आपके पास टाइम कहाँ से आया? इतने सालों में तो कभी टाइम नहीं होता था, और आज अचानक टाइम आ गया। ये काफ़ी ज़्यादा हैरानी की बात है। मुझे तो यकीन भी नहीं हो रहा है कि आप शॉपिंग पर ले जाओगे हमें। ये सुनकर वह मुंह बनाकर कहते हैं, क्यों, हम क्यों नहीं ले जा सकते तुम्हें? हम जरूर तुम्हें ले जाएंगे। तुम्हें जो चाहिए तुम ले लेना। वैसे भी रात को पार्टी में जाना है और शायद तभी आ जाए। ये बोलते हुए वह मुस्कुराते हैं और उन्हें मुस्कुराते देखकर तपिश की मम्मी की गाल लाल हो जाती हैं और वह शर्माते हुए कहती हैं, यहाँ पर सब है, तुम्हें ये सब शोभा नहीं देता। सब क्या सोचेंगे? ये सुनकर वह एक नज़र सबको देखते हैं। सब चुप हो जाते हैं और वह कहते हैं, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, और उस कमरे में चले जाते हैं। जिसे देखकर नंदिनी कहती है, दादाजी, मुझे भी आपके साथ जाना है। ये सुनकर वह पीछे जाकर उसे अपने गोद में उठा लेते हैं और उसे लेकर वहां से चले जाते हैं। इधर तपिश की मम्मी दक्षिता को खाना खाने को कहती और खुद वहां से चली जाती हैं। सोफिया नहीं जाती क्योंकि उन्हें पता है उनकी सासू माँ कैसी है। अगर वह चली गईं तो न जाने वह क्या करेंगे दक्षिता के साथ, और दक्षिता तो बच्ची है, उसे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। ये सोचकर वह दक्षिता को और भी खाना देते हुए कहती हैं, और खाओगी? ये सुनकर दक्षिता कहती है, हाँ, अभी थोड़ा सा खाऊंगी ना। ये बोलकर वह सैंडविच खाने लगती है और कहती है, थोड़ा और जूस दो ना। सोफिया उसे जूस देती है, जो सब देखकर आयुष की मम्मी कहती हैं, कितना ज़्यादा खाती है ये लड़की, इतना ज़्यादा खाना सेहत के लिए अच्छा नहीं है। ये सुनकर आयुष कहता है, मम्मी बस करो, जो जितना खा सकता है उतना ही खाएगा। आपको कब से खाने को लेकर यह सब करने लगे हो? ये बोलते हुए वह उठकर अपने बच्चों को अपनी गोद में उठा लेता है और कहता है, मैं इन दोनों को बाहर गार्डन में छोड़कर रहता हूँ। ये बोलकर वो उन दोनों को लेकर बाहर चला जाता है और सोफिया कहती है, मम्मी आप जाए, मैं ये सब उठा लूँगी। ये सुनकर आयुष की मम्मी कहती हैं, अरे नहीं, तुम जाओ ना, मैं उठा लूँगी। ये बोलते हुए वह मुस्कुराती हैं, जिसे देखकर सोफिया कहती है, अरे नहीं माँ, तुम जाओ ना, मुझे करने दो।
ये बोलकर वो उन्हें जबरदस्ती भेज देती है। इधर दक्षिता काफी सारा खाना खाने के बाद कहती है, अंडस को अब काफी अच्छा लग रहा है, पर पतिदेव कहाँ चले गए? ये सुनकर सोफिया कहती है, अंडस को, अरे वो तो बाहर चले गए हैं। तुमने सुना नहीं? वो जरूरी मीटिंग के लिए बाहर गया है। रात तक आ जाएगा। तुम शॉपिंग पर चलोगी ना? तुम्हें जो पसंद है तुम ले लेना, मुझे बता देना। ठीक है ना? ये सुनकर दक्षिता मुस्कुराते हुए कहती है, अंडस को, अरे मेरे पास पैसे हैं। ये बोलकर वह ब्लैक रॉयल कार्ड दिखाते हुए कहती है, अंडस को, वह कल मुझे उन्होंने दिया था। ये बोलते हुए वह सोचने लगती है, अंडस को, जब उनका डील हुआ था तब उसे यह मिला था। ये कितना ज्यादा अमेजिंग है। इसमें शायद ढेर सारे पैसे हैं। सोचकर ही वह काफी ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है, अंडस को, इसमें ढेर सारे पैसे हैं। उन्होंने कहा था मैं जो चाहे ले सकती हूँ और यह मेरे पैसे हैं। उन्होंने कहा है। ये सुनकर सोफिया कहती है, अंडस को, ये तो काफी अच्छी बात है ना? पर अभी इस रहने दो। अभी तुम हमारे साथ चलोगी। फिलहाल के लिए यह क्या पहना है तुमने? ये बोलते हुए वह उसे देखती हैं तो उसमें तपिश का ही टी शर्ट और ट्राउज़र पहना हुआ था, जो काफी ढीले और बड़े थे और ऐसा लग रहा था कि उसने चादर ओढ़ लिया हो। टी शर्ट ही उसके घुटनों से भी नीचे आ रहा था, जिसे देखकर वह दांत दिखाते हुए कहती हैं, अंडस को, मुझे यही सब बहुत पसंद है। वो मुझसे शादी वाली सूट सलवार पहने नहीं जाता, इसलिए मुझे शर्ट और ट्राउज़र ही पसंद है। आपने मुझे कुछ शर्ट और ट्राउज़र दिलवाना, ठीक है ना? या फिर मैं खुद ही खरीद लूंगी। सुनकर सोफिया कहती है, अंडस को, तुम फिक्र मत करो, मैं मंगवा देता हूँ, कुछ ही देर में आ जाएगी। पर फिलहाल के लिए बाहर जा रहे हो और हमारे घर की बहुएं ऐसे बाहर नहीं जाती, उसके लिए तैयार होना पड़ता है। ये बोलकर वो उसे लेकर अपने कमरे में चली जाती है और उसे तैयार करने लगती है। दूसरी तरफ समुद्र के पास बीच पर तपिश खड़ा था। उसके हाथों में बंदूक थी और उसके आसपास काफी सारे उसके आदमी थे। और तभी एक बड़ा सा बोर्ड आने लगता है, जिसकी वजह से समुद्र से पानी एकदम ऊपर की तरफ आ जाता है। तपिश और उसके आदमी पीछे हट जाते हैं। 48 ये क्या कर रही हो तुम? रात का वक्त। दक्षिता नंदिनी के साथ बैठी हुई फोन में लूडो खेल रही थी। एक बार फिर दक्षिता हार गई और नंदिनी जीत गई। दक्षिता अपनी रोने वाली आवाज में कहती है, अंडस को, नहीं, तुम तो फिर से जीत गई। ऐसा चलता रहा तो मैं हारती ही जाऊंगी और तुम ही जीतती रहोगी। ये सुनकर नंदिनी हंसते हुए कहती है, अंडस को, मम्मी, आप हार गई तो मैं क्या करूं? आपको थोड़ा और मेहनत करना चाहिए, फिर आप जीत जाओगी। आप मेहनत करो। ये कहते हुए वह हंसने लगती है और हंसते हुए सामने रखा पकौड़ा उठा लेती है और खा जाती है। ये देखकर दक्षिता कहती है, अंडस को, पर ये पकौड़ा काफी टेस्टी है। किसने बनाया है? ये सुनकर नंदिनी कहती है, अंडस को, अरे ये पकौड़ा तो बुआ ने बनाया है। मुझे उनके हाथों का बना पकौड़ा बहुत पसंद है। वह सच में काफी टेस्टी पकौड़ा बनाती हैं। मुझे तो मजा ही आ जाता है खाकर। वह दोनों बात कर ही रही थी कि कमरे का दरवाजा खुल गया और आर्यन और अबीर अंदर आ गए। आर्यन और अबीर को देखकर नंदिनी मुस्कुराते हुए कहती है, अंडस को, अरे तुम दोनों, चलो अंदर आओ, तुम भी हमारे साथ खेलो। ये सुनकर वो दोनों भागते हुए आ जाते हैं और बिस्तर पर बैठकर लूडो खेलने लगते हैं। अब वह चारों खेल रहे थे। ऐसे ही रात हो गई और उसके बाद सब डिनर करके अपने अपने कमरे में जाकर सो गए। इधर दक्षिता भी अपने कमरे में जाकर सो गई। तभी कमरे का दरवाजा खुला और तपिश अंदर आया। वो खून से लथपथ था, पर यह उसका खून नहीं था, ये किसी और का खून था। वो वॉशरूम चला गया और अच्छे से फ्रेश होकर बाहर आया। तब उसका ध्यान बिस्तर पर लेटी लड़की पर गया। वह तो भूल ही गया था कि यहाँ पर कोई और भी रहती है। ये सोचकर वह गहरी सांस लेकर दरवाजा बंद करता है और उसके पास जाकर थोड़ा दूर हटकर बीच में तकिया रख सोने की कोशिश करता है। क्योंकि वह अपनी सारी हदों को पार नहीं करना चाहता था,
वह भी इसके साथ तो बिल्कुल नहीं। उसने नंदिनी की वजह से शादी की थी, वरना उसके दिल में तो अभी भी नंदिनी ही थी। वो उसे नहीं भूल सकता था और नंदिनी की जगह कोई और लड़की बिल्कुल नहीं ले सकती थी, चाहे वो उसकी हमशक्ल क्यों न हो। ये सोचते हुए वो एक गहरी सांस लेता है और कहता है, नंदिनी, तुम्हारी जगह बस तुम्हारी है और किसी की नहीं है। तुम्हारी जगह और कोई नहीं ले सकता है। तुम बस मेरी हो, तुम्हारा सब कुछ मेरा है। भले तुम चली गई, पर तुम्हारा एहसास मेरे पास है और मैं उसे खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। वो ये सब सोच ही रहा था कि दक्षिता उसके करीब आकर उसके ऊपर लेट गई और उसके सीने पर सर छुपाकर सो गई। उसकी हरकत देखकर तपिश हैरान हो गया और गुस्से से कहता है, यह क्या कर रही हो तुम? ये बोलते हुए उसने उसे दूर हटाया, पर वह दूर नहीं हटी। दक्षिता उसके और करीब आ गई और कहती है, अरे नहीं, कितना नर्म नर्म है, गर्मा गर्म। ये बोलते हुए उसने उसके सीने पर अपना दांत गड़ा दिया और काटने लगी, क्योंकि वह सपना देख रही थी कि उसके हाथ में गर्मा गर्म नर्म बर्गर है और वो उसे खा रही है। एक बहुत ही खूबसूरत सा रिवा है और वो पहाड़ों से घिरे हुए एक खूबसूरत से जंगल में है। सामने बड़ा सा रिवा है जिसका पानी नीला है और मछलियां तैर रही हैं। वो खूबसूरत हरे घास पर एक बेहद खूबसूरत डाइनिंग टेबल रखा है और वो खुशी खुशी बैठकर गर्मा गर्म नर्म बर्गर खा रही है। उसे काफी अच्छा लग रहा था, पर फिर अचानक टेस्ट कुछ अजीब सा लगने लगा। तभी कोई आकर उसके जबड़े को पकड़कर उसे कुर्सी से नीचे फेंक देता है और बर्गर अपने हाथ में पकड़ लेता है। वह चिल्लाते हुए कहती है, नहीं, नहीं, प्लीज मेरा खाना, मेरा बर्गर मुझे दे दो। वह मेरा है, मुझे खाना है। तभी अचानक उसकी आंखें खुल जाती हैं और वह देखती है कि वह बिस्तर से नीचे गिरी हुई थी और तपिश गुस्से से उसके सामने खड़ा है और उसे देख रहा है। ये देखकर वो गुस्से से उठकर उसे धक्का देती है और कहती है, तुमने मेरा बर्गर खा लिया है ना? वह मेरा गर्मा गर्म बर्गर था। ये सुनकर तपिश अपने शर्ट का बटन खोलता है और अपने सीने पर से हाथ हटाकर कहता है, क्या ये है वो गर्मा गर्म नर्म बर्गर? अगले ही पल वह शर्म से चिल्लाती है और कहती है, हे भगवान, मुझे शर्म आ रही है। यह आप क्या कर रहे हो? आप इतने ज्यादा नॉटी हो। ये बोलते हुए वह हंसने लगती है और अपना सर नीचे कर लेती है और धीरे धीरे फर्श पर हाथ पटकते हुए हंसने लगती है, क्योंकि उसे काफी ज्यादा शर्म आ रहा था। उसकी यह बेवकूफ़ी से भरी हरकत देखकर तपिश नीचे झुककर उसकी ड्रेस की कॉलर को पकड़कर उसे ऊपर उठा लेता है और अब वो हवा में थी। वो हैरान होकर कहती है, सच में आप काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो और बहुत लंबे चौड़े आदमी हो। हर किसी को ऐसा लग रहा है कि आप मुझे खा जाओगे। ये सुनकर वह दांत पीसकर कहता है, हाँ, मैं तुम्हें खा सकता हूँ और मैं तुम्हें क्यों नहीं खाऊंगा। मैं तुम्हें जरूर खाऊंगा और खा कर ही रहूंगा, क्योंकि तुम इसी के ही लायक हो। और तुम दिखने में भी काफी टेस्टी हो। मैं तो तुम्हें आराम से खा सकता हूँ और तुम्हें खाकर मुझे मजा आ जाएगा। ये बोलते हुए वह उसके पेट को छूने लगता है। वह शर्मा जाती है और कहती है, ये बस एक सौदा था। ये सब नहीं हुआ था उस दिन। मैंने गलती से वह सब कर दिया था, पर इसका मतलब यह नहीं कि आप मेरे साथ वह सब करोगे। ये सुनकर तपिश दांत पीसते हुए कहता है, मतलब तुम करो तो रासलीला और हम करें तो कैरेक्टर ढीला। ये बहुत ही अजीब सा है तुम्हारा लॉजिक, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। इतना अजीब सा लॉजिक। ये बोलकर वह दांत पीस लेता है और उसे ऐसा करता देखकर तपिश गुस्से से कहता है, अब तुम अपना यह मेलोड्रामा और नौटंकी करना बंद करो, वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है, तुम्हें पता है ना? तो ये सब करना बंद करो। ये बोलकर वो गुस्से से उसे धक्का दे देता है और खुद एक गहरी सांस लेकर खुद को शांत करने की कोशिश करता है, क्योंकि उसकी डिजायर जागने लगी थी। वो खुद को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, पर अब नहीं कंट्रोल कर पा रहा था। उसे जिस चीज का डर था वही हो गया। उसकी फीलिंग्स जाग चुकी थीं।
वह नीचे झुकता है और उसे पकड़कर बिस्तर पर पटक देता है और कहता है, अंडस को अब और नहीं रख सकता हूँ। तुमने मेरा कंट्रोल खत्म कर दिया है। अब मैं बिल्कुल नहीं रख सकता हूँ। ये कहते हुए वह उसके गाल को थपथपाता है और धीरे धीरे उसके होठों को चूमने की कोशिश करता है। पर वह घबरा जाती है और अपने नाखूनों को दांतों तले दबाते हुए कहती है, अंडस को नहीं, नहीं, मुझे शर्म आ रही है, बहुत ज्यादा शर्म आ रही है। आप ऐसा करना बंद करो। ये बोलते हुए वह हंसने लगती है। उसकी यह हरकत देखकर तपिश परेशान हो जाता है और कहता है, अंडस को तुम ऐसी हरकतें करना बंद करो। बहुत ही बेवकूफ़ लग रही हो ऐसी हरकतें करते हुए। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, बंद करो ऐसी हरकतें करना। बोलते हुए वह गुस्से के साथ एक गहरी सांस लेकर अपनी आंखों को बंद कर लेता है। तभी अचानक कमरे का दरवाजा खुल गया और नंदिनी भागते हुए अंदर आकर दक्षिता को पकड़ लेती है। वह रोते हुए कहती है, अंडस को, मम्मी, मम्मी, मुझे आपके साथ ही सोना है। मुझे कुछ नहीं पता। ये सुनकर दक्षिता कहती है, अंडस को, हाँ, जरूर, तुम मेरे साथ ही सो जाना। मैंने कौन सा मना किया है। ये बोलकर वो उसे अपनी गोद में उठा लेती है और फिर उसे बिस्तर पर ले जाकर सुला देती है। खुद भी उसे पकड़ लेती है और दोनों एक दूसरे से लिपट कर सो जाते हैं। ये देखकर तपिश एक गहरी सांस लेता है। इसके बाद वह ब्लैंकेट लेकर उन दोनों के ऊपर डाल देता है और खुद बालकनी के पास चला जाता है और चांद को देखने लगता है। उसे नंदिनी की याद आ रही थी। वह नंदिनी के बारे में ही सोच रहा था। दूसरी तरफ वो दोनों एक दूसरे से लिपट कर सो रहे थे, जैसे कि उन दोनों के अलावा उनका इस दुनिया में कोई और है ही नहीं। उनके चेहरे पर बहुत ज्यादा दुख और दर्द दिख रहा था, पर अब उनके चेहरे पर सुकून था, जैसे कि बेदर्दी से भरी दुनिया में कोई तो है उनका। वो दोनों बहुत ही मासूमियत से सो रहे थे। उनकी इस हरकत को देखकर तपिश बाहर चला गया और किचन में जाकर कुछ फ्रेश फ्रूट्स और जूस निकाला, साथ ही पानी भी। फिर सारे फ्रूट्स, जूस, चॉकलेट्स आदि को टेबल पर रख दिया क्योंकि उसे पता चल गया था कि इन दोनों को रात में भूख लगती है। इसके बाद वो खुद सोफे पर सो गया। इधर नंदिनी, जो अभी भी सोई नहीं थी, उठकर अपने पापा को देखती है। फिर भागती हुई उसके पास आती है और उसे खींचकर बिस्तर पर लेकर जाती है। उसे सुलाकर खुद बीच में सो जाती है और उन दोनों का हाथ अपने ऊपर रख देती है। उसे ऐसा करते देख तपिश को काफी अच्छा लगता है। तपिश प्यार से उसके सर को चूमता है और कहता है, अंडस को, सो जाओ वरना मम्मी डर जाएगी। तुम्हें पता है ना, तुम्हारी मम्मी कितनी ज्यादा डरपोक है। तुम्हें अपनी मम्मी को प्रोटेक्ट करना है। तुम उनसे ज्यादा समझदार हो। तुम्हारी मम्मी बहुत बड़ी वाली बेवकूफ है, तुम्हें पता है ना। ये सुनकर नंदिनी धीरे से कहती है, अंडस को, हाँ पापा, पता है। मम्मी बहुत डरपोक है, बेवकूफ है, पर नंदिनी मम्मी को अपने जैसा बहादुर बना देगी। आप फिक्र मत करो, आप भी अब सो जाओ। ये बोलते हुए वह आंखों को बंद कर लेती है और दक्षिता के सीने पर हाथ रख देती है। दक्षिता भी उसे पकड़कर अपने और करीब कर लेती है और ब्लैंकेट खींचकर अच्छे से उसके ऊपर डाल देती है। फिर उसकी पीठ पर थपकी देने लगती है। उसे ऐसा करते देख तपिश को काफी अच्छा लगता है। तपिश मुस्कुराते हुए कहता है, अंडस को, अगर तुम मेरा दिल जीत पाए तो मैं तुम्हें तुम्हारा हक दूंगा और तुम्हें बहुत प्यार करूंगा। मैं मान लूंगा कि मेरे नसीब में तुम ही हो। मैं बहुत प्यार करूंगा तुम्हें, बस तुम मेरा दिल जीत लो। जान, तुम्हें इसके लिए क्या क्या करना है, तुम्हें पता है ना। ये बोलते हुए वह मुस्कुराता है और उसके बाद खुद भी सो जाता है, पर नींद कहाँ आने वाली थी। वह काफी देर बाद सो पाया और फिर एक सपना देखने लगा। एक बेहद अंधेरे से भरा हुआ जंगल था और एक लड़की थी, जिसने आसमानी रंग का दुल्हन का लहंगा पहना हुआ था। वह काफी खूबसूरत लग रही थी और उसके गाने लंबे बाल हवा में लहरा रहे थे। उसकी पतली, सफेद, चमकती हुई कमर किसी के भी दिल की धड़कनें बढ़ाने के लिए काफी थी। उसकी खूबसूरती को देखकर तपिश जैसे पागल सा हो चुका था। वो उसके पीछे पीछे जाने लगा और वह लड़की दूर जाने लगी।
वह जितना उसके पास जाने की कोशिश करता, वह उतनी ही दूर जाती जाती थी। अब वो दोनों झरने के पास पहुंच चुकी थे। वो लड़की अपनी मीठी आवाज में हंसते हुए झरने के पास आई और हंसते हुए कहती है, अंडरस्कोप प्रोफेसर। ये बोलते हुए उसने अपना घूंघट हटा दिया। तपिश चिल्लाते हुए कहता है, अंडरस्कोप नंदिनी, मेरी नंदिनी। ये बोलकर वह भागते हुए वहां जाता है। इधर नीचे बहुत ही गहरा था और नंदिनी मुस्कुराते हुए कहती है, अंडरस्कोप आओ, मेरा हाथ पकड़ो। वह भागते हुए जाता है उसका हाथ पकड़ने के लिए और अचानक नंदिनी नीचे गिरने लगती है और कहती है, अंडरस्कोप बचाओ मुझे, तपिश बचाओ। तपिश भी उसके पीछे कूदने ही वाला था कि पीछे से कोई उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे अपने करीब खींचते हुए कहता है, अंडरस्कोप अरे बेवकूफ़ आदमी, पागल हो चुके हो तुम। ये सुनकर वो पीछे देखता है। पीछे नंदिनी जैसी दिखने वाली दक्षिता खड़ी थी और उसने तपिश की ही ब्लैक शर्ट और ब्लैक ट्राउज़र पहना हुआ था। उसने ग्लव्स भी पहने हुए थे। वो बिल्कुल तपिश जैसी बनने की कोशिश कर रही थी और काफ़ी क्यूट लग रही थी, बिल्कुल पांडा जैसी। ये देखकर तपिश के चेहरे पर स्माइल आ जाती है और वह पीछे देखता है। उसे ऐसा करते देख दक्षिता गुस्से से कहती है, अंडरस्कोप पीछे नहीं देखना है। मुझे देखो, देखो मैं कैसी लग रही हूँ। ये सुनकर वो मुस्कुराते हुए कहता है, अंडरस्कोप बहुत खूबसूरत लग रही हो। ये सुनकर दक्षिता हंसते हुए कहती है, अंडरस्कोप पर सब तो कह रहे हैं मैं पांडा जैसी लग रही हूँ। तपिश हंसते हुए कहता है, अंडरस्कोप हाँ, तुम पांडा जैसी तो लग रही हो। ये बोलकर वह मुस्कुराता है, जिसे देखकर दक्षिता भी हंसती है और कहती है, अंडरस्कोप तो फिर वहाँ क्यों जा रहे हो? तुम्हें पता है ना, वह गहरी खाई है। जो उसमें जाता है वह कभी लौटकर नहीं आता, कभी नहीं आता, और अगर लौटकर आता है तो तुम्हें अपने साथ डूबने के लिए लेकर आता है। और मैं तुम्हें डूबने नहीं दूंगी। ये बोलते हुए वह सीरियस हो जाती है और चुप हो जाती है। इसे देखकर तपिश हैरान हो जाता है। फिर दक्षिता कहती है, अंडरस्कोप भले ही मैं खुद उसमें गिर जाऊं, डूब जाऊं, पर तुम्हें डूबने नहीं दूंगी। ये बोलकर वह तपिश के सीने से लग जाती है। तपिश हैरान हो जाता है और उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ हो क्या रहा है। अगले ही पल कोई चाकू फेंकता है, जिसे दक्षिता पकड़ लेती है। तपिश हैरान हो जाता है और कहता है, अंडरस्कोप ये किसने फेंका है? ये बोलकर वह सामने देखता है और सामने एक साया देखता है। उसका चेहरा तो नहीं देख पा रहा था, पर उसे इतना लग रहा था कि कोई अपना ही था, जो उसकी पीठ पर छुरा घोंपने की कोशिश कर रहा था। दक्षिता उसे देखकर कहती है, अंडरस्कोप तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं तुम्हें बचाने आई हूँ। ये बोलते हुए वह पीछे हटने लगती है। अगले ही पल उसके हाथ से छुरा छूट जाता है और वह गिरने लगती है। 49 ये कैसे लेटी हुई हो तुम? तपिश जल्दी से जाकर उसका हाथ पकड़कर उसे थाम लेता है और कहता है, अंडरस्कोप नहीं, मैंने मेरी नंदिनी को खोया है, पर मैं मेरी दक्षिता को नहीं खो सकता हूँ। इतनी मुश्किलों से मुझे तुम मिली हो। उसने ऐसा कहा ही था कि अचानक उसे काफ़ी अजीब महसूस हुआ। उसे ऐसा लगा जैसे उसके ऊपर कुछ है, हालांकि वह चीज़ ज़्यादा भारी नहीं थी। वो उठ गया और देखा कि उसके ऊपर उसकी बेटी और दक्षिता दोनों ही बैठी हुई थीं। वो एक दूसरे से बात कर रहे थे, जैसे उसने उन्हें अपना टेबल बना रखा हो। तपिश पहले अपनी बेटी को उतारता है और उसके बाद दक्षिता को गुस्से से देखता है। वह नंदिनी से कहता है, अंडरस्कोप बेटा ज़रा बाहर जाकर देखना कि नाश्ता बना है कि नहीं, और दरवाज़ा बंद कर देना। ये सुनकर वह भागते हुए जाती है और दरवाज़ा बंद करके नीचे नाश्ता बना है कि देखने को चली जाती है। उसके जाने के साथ ही तपिश ने एकदम से दक्षिता को अपने और करीब कर लिया और उसके हाथों को अपने पेट पर रखकर कहा, अंडरस्कोप तुम्हें पता है तुम्हारे ऐसा करने से क्या हो रहा है मुझे? वह हैरानी से पूछती है, अंडरस्कोप क्या हो रहा है तुम्हें? तपिश गुस्से से तपिश कहता है, अंडरस्कोप मैं बहुत बड़ा हूँ तुमसे। ये सुनकर वो गुस्से से कहती है, अंडरस्कोप पर मैं तो तुम्हें बुलाऊंगी।
तभी तपिश उसके जबड़े को पकड़ लेता है और कहता है, अंडरस्को 2 थप्पड़ लगाऊंगा। वो डर जाती है और कहती है, अंडरस्को ठीक है, आप ही बुलाओगे। ये सुनकर तपिश उसे एकदम से नीचे कर लेता है, अपना बेल्ट उतारकर साइड में फेंकता है और कहता है, अंडरस्को चलो एक राउंड मार लिया जाए। वह शर्माते हुए कहती है, अंडरस्को फुटबॉल का। तपिश दांत पीसकर कहता है, अंडरस्को नहीं, रोमांस का। वह डर जाती है और कहती है, अंडरस्को नहीं, मुझे अभी भी बहुत दर्द है। ये सुनकर तपिश हैरान हो जाता है, क्योंकि उसने तो कुछ किया ही नहीं था। उसने बस उसके पूरे बदन को चूमा था और थोड़ा सा अपना वजन उसके ऊपर दिया था। तो फिर इसमें उसे वह दर्द कैसे हो सकता है? ये सोचकर वह हैरानी से उसे देखता है, क्योंकि तपिश अभी इंतजार कर रहा था उसके समझदार होने का, वरना वह कब का सब कुछ सच में कर चुका होता। पर ये लड़की बहुत नादान है, इसलिए वह अभी भी कुछ नहीं करना चाहता था, पर उसकी हरकतें जो थीं, सच में ये लड़की खुद को डूबा कर भी मांग रही थी उसके प्यार के समुद्र में। ये सोचते हुए तपिश उठ गया और कहा, अंडरस्को जाओ जाकर नहा लो और ढंग के कपड़े पहनना, ऐसे छोटे छोटे कपड़े मत पहनना। ये सुनकर उसने तपिश का ही एक ग्रे कलर का हाफ स्लीव शर्ट पहना हुआ था और नीचे बस एक छोटा सा पैंट। वो मुस्कुराते हुए कहती है, अंडरस्को इसमें बुरा क्या है, कितना तो अच्छा लग रहा है ना। सुनकर तपिश दांत पीसकर कहता है, अंडरस्को अगर तुमने और कुछ कहा तो मैं तुम्हारा दांत तोड़ दूंगा। तुम्हें पता है ना मैं ऐसा कर सकता हूँ, और मुझे परेशान करने की कोशिश मत करना, तुम मुझे बहुत ज्यादा ही परेशान करती हो। ये बोलते हुए वह उठ जाता है और वॉशरूम चला जाता है। उसे जाते हुए देखकर वह मुस्कुराती है, पर जाते हुए तपिश बास्केट को देखता है और नीचे देखता है। नीचे गंदगी पड़ा हुआ है और उसके चेहरे पर चॉकलेट लगा हुआ है और हाथ में आधा खाया हुआ सेब। मतलब इन दोनों ने खा लिया था फल। इसे देखकर वह मुस्कुराता है और फिर वॉशरूम चला जाता है। वॉशरूम जाकर अच्छे से फ्रेश होकर बाहर आता है। आज उसे कॉलेज भी जाना था, इसलिए वह ग्रे 3-पीस सूट पहन लेता है और आंखों में चश्मा पहन लेता है। बिना चश्मे के उसे काफी परेशानी होती है। थोड़ी देर बाद वह बाहर आता है और देखता है कि वो लड़की अभी भी बिस्तर पर अजीब तरीके से लेटी हुई थी, अपने टांगों को फैलाकर। इसे देखकर तपिश गुस्से से कहता है, अंडरस्को ये कैसे लेटी हुई हो तुम? ये सुनकर वो मुस्कुराते हुए कहती है, अंडरस्को तो इसमें गलत क्या है? सब कुछ तो सही है, सही से तो बैठी हूँ। तुम्हें क्यों इतना प्रॉब्लम हो रहा है सर? ठीक से तो बैठी हूँ, देखिए। ये बोलकर वह अपने पैरों को ठीक कर लेती है। तपिश कहता है, अंडरस्को ये बोलकर वह एक जंपसूट निकाल कर देता है, जो कि पिंक और ब्लू कलर का है। वह काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा था। तपिश कहता है, अंडरस्को ऐसे ही कपड़े पहनोगी? ये सुनकर वह मुस्कुराते रहती है और कहती है, अंडरस्को ये तो मेरी टाइप के कपड़े हैं। ये बोलकर वह जल्दी से उसे लेकर भाग जाती है और जल्दी जल्दी नहाकर पहन लेती है। थोड़ी देर बाद बाहर आकर वह खुद को दिखाते हुए कहती है, अंडरस्को चलो बताओ मैं कैसी लग रही हूँ। मुझे पता है मैं बहुत खूबसूरत लग रही हूँ। वह 2 बार रिपीट करते हुए बातें कहती है और उसकी बातें सुनकर तपिश कहता है, अंडरस्को अब बस भी करो, अच्छी लग रही हो। ये सुनकर वह मुंह बनाकर कहती है, अंडरस्को बस इतना सा, इतनी मेहनत की और इतनी सी तारीफ के लिए। तपिश कहता है, अंडरस्को घुंघराले बाल अच्छे लग रहे हैं, स्ट्रेट करने की जरूरत नहीं है। ये बोलकर वो उसके बालों को इकट्ठा करके अच्छे से बांध देता है और कहता है, अंडरस्को ऐसे ही रहने दो, इससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये बोलकर तपिश सिंदूर की डिबिया लेता है और उसके मांग में काफी ज्यादा सिंदूर भर देता है। उसे चूड़ियां पहनाता है और मंगलसूत्र भी, और कहता है, अंडरस्को तुम्हें ऐसे ही कॉलेज जाना है? ये सुनकर वह हैरानी से कहती है, अंडरस्को आपने एडमिशन करवा दिया? तपिश कहता है, अंडरस्को वह मैंने बहुत पहले ही करवा दिया था। ये सुनकर वह मुंह बनाकर कहती है, अंडरस्को
तो फिर आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? आपको पहले बताना चाहिए था ना। ये सुनकर तपिश दांत पीसकर कहता है, अंडरस्को, क्या थोड़ी देर के लिए तुम चुप नहीं रह सकती हो? हर वक्त मेरा दिमाग खाना जरूरी है। तुम मेरा दिमाग खाना बंद करो, तुम बहुत परेशान कर रही हो मुझे। ये बोलते हुए वह गुस्से से उसे देखता है। वह भी मुस्कुराते हुए उसे देखती है और कहती है, अंडरस्को, कहाँ मैं आपका दिमाग खा रही हूँ? आपका दिमाग उतना टेस्टी नहीं है कि मैं आपका दिमाग खा जाऊं। ये बोलते हुए वह दांत दिखा देती है। इसे देखकर तपिश गहरी सांस लेता है और कहता है, अंडरस्को, अब बस भी करो, नाश्ता करना है, नीचे चलो। ये बोलते हुए तपिश उसे लेकर नीचे आ जाता है। वह देखता है कि सभी नाश्ता कर चुके थे, अब बस वह दोनों ही बाकी थे। वो दोनों जाकर नाश्ता करते हैं और उसके बाद कॉलेज के लिए निकल जाते हैं। कॉलेज पहुंचकर तपिश उसे ध्यान से उसके क्लासरूम में ले जाता है और खुद उसे बिठा देता है उसकी सीट पर। वह कहता है, अंडरस्को, कोई भी शैतानी मत करना, क्योंकि सेकंड लेक्चर मेरा है। मैं आऊँगा, तब तक बिल्कुल भी शैतानी मत करना। मुझे पता है तुम कितनी ज़्यादा शैतान हो। ये सुनकर वो मुस्कुराते हुए कहती, अंडरस्को, हाँ, मैं समझ गई। मैं समझदार हूँ। मैं उतनी भी बेवकूफ़ नहीं हूँ। अगर बेवकूफ़ होती तो इतने सालों तक अकेले नहीं रहती। आपको पता है, चालाक होना पड़ता है। ये बोलते हुए वह मुस्कुराती है और उसे शांत रहने का इशारा करती है। फिर खुद भी किताबें निकालकर पढ़ने लगती है। अचानक उसका बदला हुआ बर्ताव देखकर तपिश हैरान हो जाता है। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि यह लड़की क्या कह रही है। घर में और बाहर कुछ और। सच में बाहर आकर ऐसा लग रहा था कि यह काफी समझदार हो गई है। उसकी हालत देखकर तपिश के चेहरे पर एक कड़वी मुस्कान आ जाती है। वह सोचता है, अंडरस्को, वक्त सबको सब कुछ सिखा देता है। शायद इसे भी तकलीफ, दुख, दर्द ने सिखा दिया है, क्योंकि मुझे इसका बैकग्राउंड पता चल चुका था। ये सोचकर तपिश बाहर चला जाता है। कुछ देर बाद प्रोफेसर आते हैं और लेक्चर शुरू होता है। और दूसरा लेक्चर तपिश का ही था। तपिश भी आ जाता है। वह अपना लेक्चर शुरू करता है। कुछ देर बाद तपिश ध्यान देता है कि अब दक्षिता का ध्यान कहीं और ही है। वह देखता है तो दक्षिता एक पेड़ को देख रही थी। यहाँ कुछ साल पहले नंदिनी देख रही थी। वह काफी घबरा जाता है और कहता है, अंडरस्को, दक्षिता, क्या हुआ तुम्हें? ये सुनकर दक्षिता कहती है, अंडरस्को, कुछ नहीं। मैं देख रही थी, पेड़ पर दो चिड़ियां बैठी हुई हैं वहीं। ये सुनकर तपिश आसपास देखता है। सारे स्टूडेंट्स उसे देख रहे थे, तो वह थोड़ा गुस्से में कहता है, अंडरस्को, यहाँ पर चिड़ियाँ देखने आते हो या पढ़ाई करने? पढ़ाई पर फोकस करो वरना मेरे क्लास से बाहर हो जाओ। ये सुनकर वह जल्दी से किताब निकालकर देखते हुए कहती है, अंडरस्को, अरे, मैं सुन रही हूँ, मुझे पता है। ये बोलते हुए वह खुद से ही सारे पढ़ाए गए चैप्टर को बोलने लगती है। उसने सब कुछ याद भी कर लिया था। वह काफ़ी ज़्यादा ही इंटेलिजेंट थी। इसे देखकर तपिश इम्प्रेस होता है और कहता है, अंडरस्को, वेरी गुड। इधर सारे स्टूडेंट्स भी काफ़ी इम्प्रेस हो चुके थे। दक्षिता को देखकर कुछ लड़कियों ने तो सोच लिया था कि इसके साथ दोस्ती करेंगे तो फायदे में रहेंगे। ये सोचकर वो लड़कियां मुस्कुराते हुए दक्षिता को देखती हैं। दक्षिता के बगल में बैठी एक लड़की उसके पास आ जाती है और कहती है, अंडरस्को, हाय दक्षिता, मेरा नाम संजना है। मुझसे दोस्ती करोगी? ये सुनकर वो मुस्कुराते हुए कहती है, अंडरस्को, सॉरी, पर मैं नहीं कर सकती दोस्ती। ये बोलते हुए वह आसपास देखती है। तभी उसका ध्यान जाता है एक लड़की पर जो कुछ खा रही थी और उसके भी मुंह में पानी आ जाता है। वह कहती है, अंडरस्को, वह मेरी दोस्त है। ये बोलकर वो मुस्कुराती है। अब तक क्लास भी खत्म हो चुका था और तपिश भी चला गया था। तो वह भागते हुए उस लड़की के पास जाकर बैठ जाती है और कहती है, अंडरस्को, यह क्या खा रही हो? मुझे भी दोगी? ये सुनकर वो उसे देते हुए कहती है, अंडरस्को, हाँ, खा लो तुम भी। बहुत टेस्टी है। मम्मी ने बनाया है।
ये सुनकर वह कहते हुए कहती है, अंडरस्को, तुमने सही कहा। ये तो काफी टेस्टी है। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? ये सुनकर वह लड़की कहती है, अंडरस्को, अरे मेरा नाम तो अंशिता है। सुनकर वो उसे मुंह में डालते हुए कहती है, अंडरस्को, मेरा नाम भी दक्षिता है। हम दोनों का नाम कितना एक जैसा है। इधर उन दोनों को ऐसी बातें करता देखकर और भी लड़कियां उनके पास आती हैं और कहती हैं, अंडरस्को, हाय दक्षिता। दक्षिता उन सबको देखती है और कहती है, अंडरस्को, हेलो। वो सब लड़कियां कहती हैं, अंडरस्को, तुम्हें ये सब खाना बहुत पसंद है क्या? मेरे साथ कैंटीन चलोगी? ये सुनकर दक्षिता कहती है, अंडरस्को, हाँ, जरूर, क्यों नहीं। तुम खिलाओगी, मैं चलूंगी। उसे इतना पोलाइट देखकर अंशिता कहती है, अंडरस्को, अरे वाह, तुम कितनी टैलेंटेड हो, पर मेरे पास और भी खाना है। ये सुनकर दक्षिता कहती है, अंडरस्को, तो तुम निकालो, मुझे यही खाना है। तुमसे कोई और हमें डिस्टर्ब करना बंद करो। ये सुनकर सारी लड़कियां निराश हो जाती हैं और चली जाती हैं। तो कुछ लड़के आते हैं और कहते हैं, अंडरस्को, अरे दक्षिता, क्या तुम सिंगल हो? दक्षिता मुंह बनाकर कहती है, अंडरस्को, दिखता नहीं, मैं शादीशुदा हूँ। ये बोलकर वह अपनी चूड़ियां दिखाती है और अपना सिंदूर, मंगलसूत्र दिखा देती है और कहती है, अंडरस्को, मेरा पति है वह प्रोफेसर जो थे, वही मेरा पति है। ये सुनकर दक्षिता को देखने का नजरिया ही बदल जाता है पूरे क्लास का। सभी उसके पास आ जाते हैं और उसकी अंगूठी, मंगलसूत्र देखने लगते हैं। एक लड़की हैरानी से कहती है, अंडरस्को, वह तुम तो शादीशुदा हो। मतलब तुम्हारे पास तुम्हारा खुद का पति है, जो तुम्हारे खर्च उठाता है। वह एटीट्यूड के साथ कहती है, अंडरस्को, हाँ, तुम्हारे पास है। वो लड़की उदास हो जाती है और कहती है, अंडरस्को, नहीं, मेरा तो नहीं है। दूसरी लड़की कहती है, अंडरस्को, मेरी सगाई हो गई है। ये सुनकर सारी लड़कियां अब उसे कूल समझने लगती हैं। असल में इन सब के लिए जिंदगी शादी हो चुकी है, वो काफी ज्यादा कूल है। अपने ऊपर से ध्यान हटता देखकर दक्षिता गुस्से से कहती है, अंडरस्को, पर मैं शादीशुदा हूँ और वह प्रोफेसर मेरे पति हैं। ये सुनकर सारी लड़कियां उसे देखने लगती हैं। एक लड़की कहती है, अंडरस्को, फिर तो काफी ज्यादा मजा आता है ना। तुम तो एग्जाम में पास भी कर जाओगी। तुम्हें तो पढ़ाई में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वह तुम्हारी इतनी मदद जो करेगा। ये सुनकर वह हंसते हुए कहती है, अंडरस्को, 2 दिन पहले शादी हुआ है। मुझे पता नहीं है, पर मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं है। मैं खुद अकेली ही काफी हूँ। मैं बहुत टैलेंटेड हूँ। ये सुनकर वह लड़की कहती है, अंडरस्को, तो मुझसे दोस्ती करो ना। वह सब बात कर रहे थे कि एक लड़की हाथ में कुछ फॉर्म्स लाते हुए कहती है, अंडरस्को, अरे, कॉलेज से ट्रिप में जाना है। वह भी पहाड़ों में। कितना ज्यादा मजा आएगा। चलो आ जाओ जल्दी जल्दी। जिसे जाना है, फॉर्म फिलअप करो। ये सुनकर सभी लाइन लगाकर वहां पर चले जाते हैं। दक्षिता और अंशिता दोनों खाने में बिजी थीं। दक्षिता कहती है, अंडरस्को, तुम्हें जाना है। अंशिता कहती है, अंडरस्को, मेरे पास पैसे नहीं हैं। पैसे देने पड़ते हैं। ये सुनकर दक्षिता कहती है, अंडरस्को, अरे, तू भी क्या याद रखेगी। मैं पैसे दे रही हूँ ना। चल, हम दोनों चलते हैं। काफी मजे करेंगे। ये सुनकर वह खुश हो जाती है और कहती है, अंडरस्को, अरे, तू तो काफी अच्छी है। ये सुनकर दक्षिता कहती है, अंडरस्को, हाँ, वह तो मैं बचपन से हूँ। चल, हम भी फॉर्म भर देते हैं। ये बोलते हुए वह दोनों वहां पर चले जाते हैं और फॉर्म फिलअप करके आ जाते हैं। इधर दक्षिता को पता नहीं था कि उसने ये करके कितनी बड़ी गलती कर दी थी। वह भी एक शैतान से बिना पूछे। जिसका ध्यान दक्षिता पर ही था, उसे काफी गुस्सा आ रहा था कि बिना उसकी परमिशन के इस लड़की ने इतना बड़ा फैसला ले लिया। उसने फॉर्म फिलअप कर दिया। कम से कम उसे परमिशन तो लेना चाहिए था, पर इसने ऐसा कर दिया। कुछ देर बाद एक और लेक्चर स्टार्ट हो जाता है और तभी एक प्रोफेसर आकर कहते हैं, अंडरस्को, दक्षिता सिंह ओबरॉय कौन है?
ये सुनकर दक्षिता हाथ उठाती और कहती है, अंडरस्को मैं हूँ। ये सुनकर प्रोफेसर कहते हैं, अंडरस्को आपको तपिश सर ने अपने केबिन में बुलाया है। दक्षिता कहती है, अंडरस्को ठीक है, अभी चलती हूँ। ये बोलकर वह उछलते कूदते हुए प्रोफेसर तपिश के केबिन में आ जाती है। अंदर आते ही तपिश उसे गुस्से में खींचकर अंदर कर लेता है और उसे दीवार से टिकाकर कहता है, अंडरस्को तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बिना मेरी परमिशन के इस फॉर्म को फिल अप करने की। चैप्टर 50 रोमांटिक फर्स्ट नाइट। कॉलेज। तपिश का केबिन। तपिश ने उसे कमर से पकड़ लिया और उसे देखने लगा। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। दक्षिता को अपना सिर उठाकर तपिश को देखना पड़ रहा था। दक्षिता बोली, अंडरस्को आप ऐसा क्यों कर रहे हो? उसकी बातें सुनकर तपिश ने कहा, अंडरस्को तो कैसा करूं? तुमने बताया नहीं, परमिशन नहीं ली, फॉर्म फिल अप कर दिया। तुम्हें क्यों लगता है कि मैं तुम्हें जाने की इजाज़त दूंगा? मैं तुम्हें जाने की इजाज़त नहीं दूंगा। ये सुनकर वह कहने लगी, अंडरस्को प्लीज़ मना मत करिए। जाना है मुझे, बहुत मन है मुझे जाने का। आप प्लीज़ जाने दीजिए ना, प्लीज़ मैं हाथ जोड़ती हूँ। ये बोलते हुए वह रोने लगी, ड्रामा करते हुए। उसका ड्रामा देखकर तपिश ने कहा, अंडरस्को ड्रामा करना बंद करो। वहाँ पर खतरा है, वह जंगल है, पहाड़ों वाला जंगल, और तुम अभी फर्स्ट ईयर में हो और काफ़ी छोटी भी हो। अभी तुम नहीं जा सकती हो। ये सुनकर वह मुंह फुलाकर बोली, अंडरस्को अरे मैं जा सकती हूँ। आप भी चलिए, आप मेरा ध्यान रखेंगे तो उसे भी लेकर चलते हैं। तपिश गुस्से से बोला, अंडरस्को हम उसे नहीं लेकर जा सकते हैं। ये सुनकर वह कुछ सोचकर बोली, अंडरस्को तो फिर आप एक काम करिए, आप उसे आपकी मम्मी पापा के पास छोड़कर मेरे साथ चलिए ना। ये सुनकर तपिश ने कहा, अंडरस्को बच्चों जैसी हरकत करना बंद करो। बच्ची नहीं हो तुम, ऐसे बच्चों जैसी हरकत कर रही हो। ये सुनकर वह मुंह बनाकर बोली, अंडरस्को ऐसा कुछ नहीं है। मैं बच्चों जैसी हरकत नहीं कर रही हूँ। मैं काफ़ी समझदार हूँ और मैं बच्चों जैसी हरकत नहीं करती हूँ। ये बात आपको पता है। ये बोलते हुए वह गुस्से से मुंह फुला लेती है। उसे गुस्से से मुंह फुलाते देख तपिश गहरी सांस लेकर कहता है, अंडरस्को ऐसे मुंह फुलाना बंद करो वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पर वह मानने वाली नहीं थी। वह रोते हुए वहां से भाग जाती है और तपिश गहरी सांस लेते हुए कहता है, अंडरस्को ये लड़की नहीं सुधरने वाली है। घर में। दक्षिता के कमरे में। दक्षिता रोते हुए घर पहुंची थी। वह रोती रोती अपने कमरे में भाग गई। अभी घर पर कोई नहीं था और कल पार्टी भी कैंसिल हो चुकी थी किसी कारण की वजह से, इसलिए वह लोग जा भी नहीं पाए थे। पार्टी 2 दिन बाद है और अगले हफ्ते उन्हें कॉलेज ट्रिप पर जाना था। तपिश को देखकर नहीं लगता था कि वह जाने देगा। ये सोचकर उसे और रोना आ रहा था। पहली बार उसे मौका मिला था जाने का और उसे सच में जाना था। इसलिए वह अपना सामान पैक करने लगी। उसे अब जाने से कोई नहीं रोक सकता था। उसने फैसला कर लिया था। दूसरी तरफ तपिश जब घर पहुंचा तो देखा कि घर पर कोई नहीं था। सब शॉपिंग पर चले गए थे। जब वह सपने में खोया हुआ था, उसने देखा कि दक्षिता सामान पैक कर रही थी। वह काफ़ी कुछ खाने का सामान भी ले रही थी। ये देखकर तपिश ने कहा, अंडरस्को मैं तुम्हें जाने ही नहीं दूंगा तो ये सब का क्या फ़ायदा है। वह गुस्से से बोली, अंडरस्को आप बिल्कुल भी हक नहीं जताएंगे मुझ पर। मैंने कहा ना, बिल्कुल मत जताना। मैं कोई नहीं हूँ आपका। ये बस एक डील है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। तो मैं जहाँ चाहे जा सकती हूँ। आपको इतना फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। जब आपका मतलब पूरा हो जाएगा, आप खुद से ही मुझे छोड़ दोगे, मुझे पता है। तपिश दांत पीसते हुए बोला, अंडरस्को हाँ, तुम्हें तो सब कुछ पता है ना, महाज्ञानी हो तुम। तुम्हें कैसे पता नहीं होगा। वो लोग बात कर रहे थे कि उनके कानों में बच्चों की चहल पहल की आवाज़ आई, क्योंकि तीनों बच्चे आ चुके थे। वो सब शॉपिंग करने गए थे। बच्चों की आवाज़ सुनकर वो दोनों अलग हो गए। तपिश ने कहा, अंडरस्को तुम बच्चों जैसी हरकतें क्यों करती हो?
ये सुनकर वह बोली, अंडरस्को, मैं बच्ची नहीं हूँ, मैं इतनी बड़ी हूँ। कुछ दिन पहले 17 साल की उम्र से 18 में आई हूँ, तो मैं बच्ची नहीं हुई ना। ये बोलते हुए वह रोने लगी, क्योंकि उसे जाना था। तपिश को समझ आया कि वह सच में काफ़ी छोटी है, उसे संभाल कर रहना चाहिए और उससे थोड़ा दूर ही रहना चाहिए। क्या पता कुछ गलत हो जाए, वह इसके साथ कुछ भी गलत नहीं करना चाहता था। ये सोचते हुए उसने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, अंडरस्को, देखो बच्चा, अभी तुम्हें ध्यान देना है अपने सेहत पर। तुम अभी काफ़ी छोटी हो और तुम नहीं संभाल पाओगी वहाँ पर। ये सुनकर वो गुस्से से बोली, अंडरस्को, आप ज़्यादा बाप बनने की कोशिश मत करो, मैं संभाल लूँगी। ये बोलते हुए उसने सामान को पैक कर बिस्तर के नीचे रख दिया और बिस्तर पर लेट गई। फिर उसने कहा, अंडरस्को, आप खाना मंगवा दीजिए, मुझे भूख लगी है। तपिश ने उसे देखा और एक गहरी सांस लेकर अपना चश्मा उतार कर टेबल पर रख दिया। उसने कहा, अंडरस्को, अच्छा ठीक है। ये बोलकर उसने खाना मंगवाया। थोड़ी देर में काफ़ी सारा खाना आ गया और वह खाने लगी। उसे यह टेस्टी खाना काफ़ी पसंद आया। खाना खाने के बाद उसने पूछा, अंडरस्को, क्या आप मुझे अभी भी सैलरी दोगे? क्योंकि मैं तो आपके ऑफिस में काम करती थी ना। ये सुनकर तपिश मुस्कुराया और कहा, अंडरस्को, तुम्हें सैलरी की क्या ज़रूरत है? इतना सारा तो पैसा है तुम्हारे पास। ये सुनकर वह हैरानी से बोली, अंडरस्को, कहाँ, कितना पैसा? मेरे पैसे खत्म होने वाले हैं। 25,000 तनख्वाह तो काफ़ी ज़्यादा ही है, पर रेंट पे करते हुए काफ़ी सारा पैसा चला जाता है और 10,000 ही बचता है। उसमें राशन और कपड़ों के खर्चे भी होते हैं। ये सुनकर तपिश ने कहा, अंडरस्को, कोई बात नहीं, मैंने तुम्हें कार्ड दिया है ना, उसका इस्तेमाल कर लेना, और अभी रेंट भी नहीं पे करना है। तुम्हें कुछ भी चाहिए तो मुझे या दीदी को बता देना, कोई भी तुम्हें वह चीज़ लाकर दे देगा और इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये सुनकर वो गुस्से से बोली, अंडरस्को, पर मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे काफ़ी गुस्सा आ रहा है। ये सुनकर तपिश ने कहा, अंडरस्को, गुस्सा भला तुम्हें क्यों आ रहा है? ज़रा वह बताओ, कोई रीज़न तो होगा ही ना गुस्सा आने का, तो रीज़न बताओ, क्यों तुम्हें गुस्सा आ रहा है? ये सुनकर उसने कहा, अंडरस्को, अब मैं आपको कैसे बताऊं? वह हुआ था कि मुझे एक लड़की मिली और उसका नाम था अंकिता, जो काफ़ी प्यारी है। पर कॉलेज के काफ़ी लड़के और लड़कियां मेरे पीछे पड़े रहते हैं। वो मुझे और उसे अलग करने की कोशिश करते हैं, पर मुझे पता है कि सब कितने गंदे हैं और कितने अच्छे हैं। ये बोलते हुए उसने मुंह फुला लिया। तपिश ने कहा, अंडरस्को, तो इसमें कौन सी प्रॉब्लम है? वह बोली, अंडरस्को, अरे, आपको दिखाई नहीं दे रहा? वो सब नज़र लगा रहे हैं, वो सब प्रॉब्लम क्रिएट करना चाहते हैं। ये बोलते हुए उसने गहरी सांस ली। तपिश ने कहा, अंडरस्को, छोड़ो वह सब, खाना खाने पर फोकस करो, तुम्हारा मन पसंदीदा खाना है ना। ये बोलकर वो वॉशरूम चला गया। उसने अपना कोट उतारकर साइड में रख दिया। उसके कोट से अभी भी उसकी खुशबू आ रही थी। उस खुशबू को महसूस करते हुए दक्षिता उसे अपने पास लाई और बोली, अंडरस्को, कितनी अच्छी खुशबू है, आप में से काफ़ी अच्छा खुशबू आती है, मुझे आपकी खुशबू काफ़ी पसंद है। ये बोलते हुए वह उसे पागल की तरह सूंघने लगी। तपिश, जो वॉशरूम जा रहा था, उसकी यह हरकत देखकर वहीं ठहर गया और अजीब तरीके से उसे देखने लगा। ऐसे कुत्तों की तरह सूंघना बंद करो, बहुत अजीब लग रही हो। मैं यहाँ पर सामने खड़ा हूँ, तुम आ सकती हो, तपिश ने कहा। ये सुनकर वह भागते हुए उसके पास गई और उसे गले लगाकर उसकी खुशबू सूंघने लगी। ये कितनी अच्छी खुशबू है, उसने कहा। तपिश ने मजाक उड़ाते हुए कहा, अंडरस्को, पसीने की खुशबू है। वो गुस्से से उसे दूर हटा दी और बोली, अंडरस्को, पसीने की खुशबू नहीं, मैंने खुशबू लगाया है, इस वजह से खुशबू आ रही है। ये कहते हुए वह भागते हुए ड्रेसिंग टेबल के पास गई और बोली, अंडरस्को, ये खुशबू। उसने देखा कि नीचे दराज में एक अच्छी सी खुशबू की बोतल रखी हुई थी। वो उसे उठा लेती है और सूंघते हुए कहती है,
अंडरस्कोर नहीं, इसकी खुशबू इतनी अच्छी नहीं है। ये कहते हुए वह तपिश के पास गई और उसकी खुशबू सूंघने लगी। उसने पूछा, अंडरस्कोर, आप में से जो खुशबू आ रही है वो ज़्यादा अच्छी है। क्या मैं थोड़ी देर तक ऐसे ही रह सकती हूँ? हाँ, ठीक है, तपिश ने कहा। ये सुनकर वो उसे गले लगाकर खड़ी रही। काफी देर बीत गया, पर वह हटती नहीं थी। तभी तपिश उसे दूर हटाते हुए कहता है, अंडरस्कोर, मुझे नहाने जाना है। ये सुनकर वो गुस्से से कहती है, अंडरस्कोर, अगर खुशबू चली जाए तो नहाने के बाद। तब तपिश दांत पीसकर कहता है, अंडरस्कोर, तुम एक पागल हो। ये सुनकर वो गुस्से से उसके ऊपर चढ़ गई और उसकी गर्दन पर काट लिया। उसने कहा, अंडरस्कोर, हाँ, मैं पागल हूँ। ये सुनकर तपिश गुस्से से उसे उठा लेता है और कहता है, अंडरस्कोर, जंगली बिल्ली, कहाँ काट लिया? ये बोलकर वह आईने के पास गया और उसके दांतों के निशान को देखा। वह जगह लाल हो चुकी थी। तपिश ने कहा, अंडरस्कोर, तुम्हें इतना ही शौक है काटने का तो रात में जितना चाहो कर लेना। अभी मुझे जाने दो, मुझे बहुत काम है, ऑफिस का काम भी और मीटिंग भी है। ये सुनकर वह कहती है, अंडरस्कोर, तो फिर रात में आप सोते समय भी काटने दोगे? ये सुनकर तपिश अजीब तरीके से मुस्कुरा दिया और कहा, अंडरस्कोर, हाँ, जरूर काटने दूंगा। उसके बाद वह तपिश को छोड़ देती है और खाना खाने लगती है। तपिश नहाकर बाहर आता है, वाइट शर्ट और ब्लैक पैंट पहनकर, और अपने चश्मे को लगाकर लैपटॉप निकालता है और काम करने लगता है। काम करते हुए उसका ध्यान दक्षिता की ओर जाता है, जो कितनी प्यारी लग रही थी। उसने एक गुलाबी शर्ट पहनी हुई थी जो काफी ढीली थी और नीचे एक गुलाबी हॉट पैंट। वह सच में बहुत प्यारी लग रही थी। उसकी गोरी गोरी, लंबी पतली टांगे और उसके गुलाबी होंठ किसी को भी बहकाने के लिए काफी थे। और वहां सिर्फ वो दोनों ही थे। कुछ देर तक तपिश उसे ऐसे ही देखता रहा और फिर कहता है, अंडरस्कोर, तुम बहुत ज्यादा खूबसूरत हो। ये बोलकर वह लैपटॉप लेकर उसके पास आता है और उसे अपने गोद में बिठा देता है। कुछ देर तक वह उसके चेहरे को देखता रहा। दक्षिता उसे दूर हटाते हुए कहती है, अंडरस्कोर, मुझे कार्टून देखना है। ये सुनकर तपिश कहता है, अंडरस्कोर, बाद में देख लेना, अभी मुझे देख लो। ये कहते हुए वह लेट जाता है और अपना शर्ट उतारते हुए कहता है, अंडरस्कोर, तुमने कहा था ना, तुम मुझे इनहेल करना चाहती हो। ठीक है, कर लो। ये सुनकर वह खुश हो जाती है और कहती है, अंडरस्कोर, हाँ, जरूर, मैं तो ये कब से करना चाहती थी। ये कहकर वह उसके ऊपर बैठ जाती है और नीचे झुककर उसकी खुशबू को इनहेल करते हुए उसे काटने लगती है। उसके ऐसा करने से तपिश महसूस करता है कि उसकी डिजायर जाग रही है। खुद पर काबू करते हुए वह कहता है, अंडरस्कोर, तुम मेरे डिजायर को जगा रही हो, यह अच्छा नहीं है। पछताओगी अगर यह एक बार जाग गया। ये सुनकर वह कहती है, अंडरस्कोर, हाँ तो क्या होगा। ये बोलकर वह हंसने लगती है। इससे तपिश का मन बदल जाता है और वह कहता है, अंडरस्कोर, बस करो अब। तपिश को ये सब काफी अच्छा लग रहा था, पर उसे डर था कि अगर वह कंट्रोल से बाहर चला गया तो क्या होगा। वह जानता था कि यह लड़की अपना बचपन बहुत दुख में बिता चुकी है और उसे यकीन था कि वह एक ही बार में प्रेग्नेंट हो जाएगी, जो वह अभी नहीं चाहता था। तपिश पूरी तरह से देख चुका था कि अब उसे कंट्रोल नहीं हो रहा। वह एक झटके में उसे अपने नीचे कर लेता है। उसके ऐसा अचानक करने पर दक्षिता हैरान हो जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि तपिश क्या कर रहा है। तपिश ने उसके हाथों को कसकर पकड़ लिया और उसके होंठों को चूमने लगा। वो उसके होंठों को बुरी तरह से चूमते हुए उसकी गर्दन को चूमने लगा, फिर उसके सीने को। वह एक एक करके उसके सारे कपड़े उतार देता है और उसके पूरे बदन को चूमते हुए उसकी आंखों में देखता है। वह साफ देख पा रहा था कि दक्षिता की आंखों में डिजायर थी, वह भी यही चाहती थी। दक्षिता की आंखों में डिजायर देखकर तपिश अब पूरी तरह से तैयार हो जाता है, पहली बार किसी के साथ यह सब करने के लिए। यह उसके लिए पहली बार था और उसे पता था कि ये दक्षिता के लिए भी पहली बार है। उसने पहले दक्षिता को नंदिनी समझा था,
पर वह नंदिनी नहीं है, यह कोई और है। पर जो भी हो, तपिश को वह बहुत पसंद है। ये सोचते हुए वह मुस्कुराता है और कहता है, अंडस्को थोड़ा दर्द होगा दक्षिता। दक्षिता कहती है, अंडस्को कोई बात नहीं, कर लो। उसे कुछ दर्द महसूस हो रहा था और वह छटपटाने लगी। आंखें बंद कर ली। उसे छटपटाता देखकर तपिश उसे अपनी बाहों में भर लेता है और कहता है, अंडस्को बस थोड़ा दर्द होगा, तुम रोना मत। मुझ पर भरोसा रखो। ये कहते हुए तपिश एक झटके में उसके अंदर प्रवेश करता है। उसके ऐसा करते ही दक्षिता छटपटाने लगती है और रोने लगती है। वो उसे दूर करने की कोशिश करती है, पर वो उसे दूर नहीं करता। तपिश प्यार से उसकी पीठ को थपथपाता है और उसके सर को चूमता है और कहता है, अंडस्को स्टॉप क्राइंग बेबी गर्ल। ये कहते हुए वह प्यार से उसकी पीठ को सहलाता है, तो वह शांत होने लगती है। वह अभी भी सिहर रही थी, उसे काफी दर्द हो रहा था। तपिश नीचे देखता है तो नीचे खून है। वह मुस्कुराता है और कहता है, अंडस्को जैसा मैंने सोचा था, तुम इनोसेंट हो। मुझे माफ कर दो, मैं खुद पर कंट्रोल नहीं रख पा रहा हूँ। ये कहकर वह एकदम से उसे अपने नीचे कर लेता है और कहता है, अंडस्को अब मैं तुम्हें प्यार कर सकता हूँ। वह शांत हो जाती है और हाँ कहती है। पूरे कमरे में दक्षिता की आहें सुनाई दे रही थीं। आखिरकार आज तपिश को उसका प्यार मिल गया था और यह उन दोनों के लिए ही पहली बार था। वो दोनों काफी ज्यादा खुश थे। तपिश भी बहुत ज्यादा खुश था।